ये मेरा मजहब है, ये किसी से इजाजत लेके मैंने चलना? ये मेरा मजहब है, ये किसी से इजाजत लेके मैंने चलना? वो कौन होता है कहने वाला कि लगवाने नारे? मैं लगा रहा हूं जय सिया राम। कोई रोक सकता है मुझे? दुनिया की ताकत है। लेकिन मैं हिंदू हूं, मुझे मुसलमान से भी मोहब्बत है, सिख से भी मोहब्बत है, ईसाई से भी मोहब्बत है। हमलावर, खबरदार, हम कश्मीरी नेशनली है तैयार। भारत के संविधान के अंदर कोई बात की जाए तो वो एंटी नेशनल है। आदमी कोई बात करे तो वो एंटी नेशनल, मतलब बात भाजपा के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, वो आज एंटी नेशनल हो गई और पहला प्रहरी बना पाकिस्तान के खिलाफ भारत का। आदाब, आप देख रहे हैं बहु एक्सप्रेस और मैं हूं आकिब आफ्ताब। और हमेशा अमूमन हमने आप तक वही खबर पहुंचाने की कोशिश की जो सही मायनों में खबर थी, चाहे बात हम करें 4G की, चाहे बात करें स्टेटहुड 370 या 35A की। लेकिन आज का जो सिलसिला चल रहा है DDC इलेक्शंस का चल रहा है, और इस DDC इलेक्शंस में किस प्रकार से हर एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी पर तानाशाही कस रही है, तीर कमान चला रही है। तो हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद है प्रोविंशियल प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के देवेंद्र सिंह रैना जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सीधी बात करते हैं हम DDC इलेक्शंस की। कहा जा रहा है कि जब से गुपकार अलायंस हुआ है, पीपल्स अलायंस ऑफ गुपकार डिक्लेरेशन जब से हुआ है, तब से हड़बड़ाहट मच चुकी है जम्मू एंड कश्मीर में। और अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, वो सीधे कह रही हैं कि ये एंटी नेशनल गैंग है, ये देशद्रोही है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मुझे ये समझ नहीं आती कि हड़बड़ाहट किस बात की। ये इलेक्शन जो है ये बिल्कुल निचली स्तर की इलेक्शन है, पंचायत की इलेक्शन है, और उसमें जो मुद्दे होते हैं वो मुद्दे होते हैं ज़मीनी सतह के। मुझे लग रहा है कि चूंकि ज़मीनी सतह पे पिछले 5 बरस में कोई कामकाज हुआ नहीं है और पिछले 5 बरस में रोज़गार नहीं मुहैया किया गया, लोगों की मुश्किलात हल नहीं की गई, नीचे लोगों के जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के वसाइल हैं वो नहीं दिए गए, लोगों की मजबूरियां जो हैं उनको किसी ने तवज्जो नहीं दी। अब वो ये समझते हैं कि बहस जो है इस पे ना हो, तो वो मेरे ख्याल बहस को बदलने के लिए ये सारे षड्यंत्र रच रहे हैं। नहीं तो मुझे बताइए, ये कल तक जो महबूबा जी उनकी साथी थी और मुख्यमंत्री थी, वो आज एंटी नेशनल हो गई। कल तक जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, वाजपेयी साहब, जिनको जिनीवा भेजते थे कि भारत की नुमाइंदगी करने के लिए, उन पर भरोसा करके भारत की नुमाइंदगी करने के लिए और पाकिस्तान को अपनी जगह दिखाने के लिए, वो आज एंटी नेशनल हो गए। मैं ये समझता हूँ कि ये जो, बाकी मुझे बताइए, भारत के संविधान के अंदर कोई बात की जाए तो वो एंटी नेशनल है। अब कल एक बयान आया कि जी जो 4G मांग रहे हैं वो एंटी नेशनल है। सर, ये तो हद हो गई कि मतलब कोई आदमी कोई बात करे तो वो एंटी नेशनल, मतलब बात भाजपा के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। 4G जिन लड़कों ने मांगा, मुझे बताइए वो एंटी नेशनल कैसे हो गए? जम्मू के कुछ बच्चों ने 4G की डिमांड की, आपके एक सीनियर आदमी ने ये कह दिया कि साहब ये एंटी नेशनल है। मतलब हद हो गई। टेररिस्ट कहा सर, टेररिस्ट कहा, हद हो गई, कमाल है। ये तो मतलब ये मुझे लगता है बौखलाहट है। सर, गुपकार डिक्लेरेशन की अगर आप बात की जाए तो अब ऐसा माना जाता है कि आज से पहले तो PDP खुद लड़ती थी, कांग्रेस खुद लड़ती थी, NC खुद लड़ती थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में और पूरे हिंदुस्तान में, अब बिहार इलेक्शन भी जीत चुकी है भाजपा, तो अब ऐसा लगता है इनको कि शायद अब ये मिलजुल कर, ये मिली जुली सरकार जो है, और जो भी NC में जाएगा वो पाकिस्तानी है, चाइना का है, कांग्रेस वाला अगर गुपकार में आ गया वो भी। तो क्या लगता है आपको कि अब इंडिया का किस तरीके से बताया जाए कि हम हिंदुस्तानी हैं? हम भारतीय हैं, भारतीय थे और हमेशा भारतीय रहेंगे। प्रमाण पत्र भारतीय होने का इनसे नहीं लेना है किसी ने। तारीख इस बात की गवाह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मकबूल शेरवानी और मास्टर अब्दुल अजीज ने बारामूला में कुर्बानियां दी, वहां पे ननरी को बचाने के लिए, हिंदू और सिखों को बचाने के लिए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर जो था, नकली लकड़ी की बंदूकें लेके हिंदू, मुस्लिम और सिख जो था वो खड़ा हुआ और पहला प्रहरी बना पाकिस्तान के खिलाफ भारत का। उसके बाद फौज पहुंची 26 को, 22 अक्टूबर को वो प्रहरी बने, और उसका नारा था हमलावर, खबरदार,
हम कश्मीरी नेशनली है तैयार। ये तारीख। उसके बाद जब जब भी कोई बात हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस में, कभी भी भारत की अखंडता और भारत की अपूर्वता के खिलाफ कोई बात नहीं की। ये लांछन जो लगा रहे हैं ये बिल्कुल गैर मुनासिब है, और मैं समझता हूं ये शेख अब्दुल्ला की उस टू नेशन थ्योरी को जिसने रिजेक्ट किया जिनाह की, और भारत के साथ रुख किया, महात्मा गांधी के भारत के साथ रुख किया, उसके नेशनलिज्म को ये आज चैलेंज कर रहे हैं। ये फारूक अब्दुल्ला के नेशनलिज्म को चैलेंज कर रहे हैं, जिसने यूनाइटेड नेशंस में जिनीवा में जाके इंटरनेशनल फोरम में पाकिस्तान की मुखालफत की और भारत का झंडा बुलंद किया। ये तो आज कम्युनल भी कह रहे हैं उस फारूक अब्दुल्ला को जिसने जय सिया राम के नारे भी लगाया, उसके लिए उसको धक्के भी पड़े। इस पर भी एक बयान आया था कि अब तो जय श्री राम बुलाकर ही रहेंगे। भाई वो रविंदर रैना मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, वो जो बात कहता है आप बड़ी सीरियसली ले लेते हैं, वो इतना सीरियसली ना लिया करें। जय सिया राम कहने की उसकी इजाजत चाहिए। जय सिया राम मैंने उससे पूछ के कहना है। मैं हिंदू हूं, मुझे गर्व है हिंदू होने पे, लेकिन मैं हिंदू हूं जो मुसलमान से भी मोहब्बत करता है, जो सिख से भी मोहब्बत करता है, जो ईसाई से भी हर हर महादेव। मुझे पूछ के किसी की इजाजत लेनी? ये मेरा मजहब है, ये किसी से इजाजत लेके मैंने चलना? वो कौन होता है कहने वाला कि लगवाने नारे? मैं लगा रहा हूं जय सिया राम। कोई रोक सकता है मुझे? दुनिया की ताकत है। लेकिन मैं हिंदू हूं, मुझे मुसलमान से भी मोहब्बत है, सिख से भी मोहब्बत है, ईसाई से भी मोहब्बत है। ये मुल्क जो है ये हिंदू मुस्लिम सिख का मुल्क है। ये मुल्क है जिसमें हर मजहब के लोग, हर रंग और नस्ल के लोग आजादी के साथ अपनी रह सकते हैं। भारत की खूबसूरती जो है वो इसके अलग अलग रंग नस्ल के लोग जमहूरियत में सेकुलरिज्म करते रहे। कौन सी बात करते हैं ये? सर अक्सर सुनने में आता है, जब भी बात करते हैं तो कहते हैं कि जब भी जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनी तो हमेशा कश्मीरियों को ही सबसे ज्यादा मिला और जम्मू के साथ गलत। भाई 5 साल से इनकी सरकार है। मैं आपके माध्यम से इनसे कहता हूं जम्मू को बताइए आपने 5 साल में किया क्या? आज डीडीसी की इलेक्शन, ग्रास रूट की इलेक्शन आई है, आपने कहा इतने हजार करोड़ आएंगे, इतने हजार करोड़ आएंगे। आज बात करिए कौन सी गलियां बनवाई, कौन सी नालियां बनवाई, कौन से डंगे बनवाए, कौन से AIAY दिए, कौन सा लोगों का काम किया, वो बताइए। वो बता नहीं रहे। बात करते हैं चाइना पाकिस्तान। जिस दिन चाइना या पाकिस्तान नजर उठाएगा हिंदुस्तान के खिलाफ और हिंदुस्तान की सरकार फैसला करेगी कि हमने आगे बढ़ना है, हम भारतीय फौज के साथ खड़े होकर पूरा हिंदुस्तान एकजुट हो जाएगा। कोई सियासत नहीं, जहां भारत का सवाल है कोई सियासत नहीं। लेकिन वो बात बड़ी है, बात करिए जमीन की। सड़क नहीं बनी, आप पाकिस्तान की बात करते हैं। सर आजकल देखा जा रहा है ब्लैक टॉप हो रहा है जम्मू के अंदर। चलो अच्छा है जी, कुछ तो हो रहा है। 28 नवंबर से 25% अनएम्प्लॉयमेंट है भैया, 25% जम्मू कश्मीर में, और नौकरियां 5 साल से आई नहीं है। JNK बैंक की लिस्ट निकली, वो स्क्रैप कर दी। उसमें कहा कि जम्मू के लड़के ज्यादा थे इसलिए स्क्रैप कर दी। मुझे नहीं पता ऑथेंटिक क्या है। फायर सर्विसेज की एक लिस्ट निकली, उसमें कितना जम्मू का नंबर है आपको खुद मालूम। उसमें कहा 287 कश्मीरी है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मुझे वो फर्क नहीं पड़ता कश्मीर है जम्मू में। जम्मू कश्मीर को एक समझता हूँ। इतना खूबसूरत महाराजा गुलाब सिंह ने स्टेट बनाया जिसका अक्साई चीन तक था, गिलगित तक था, कुछ हिस्सा चाइना में चला गया, कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, और जो जम्मू कश्मीर में रहा उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। 2 टुकड़े करके स्टेट से UT बना दिया। आप रोज महाराजा हरि सिंह बहादुर की प्रतिमा के सामने खड़े होते हैं। महाराजा हरि सिंह बहादुर ने जो कवच हमें दिया 1927 में, उसको आपने मिटा दिया। और आपने कहा 5 अगस्त के बाद आपने कहा आप आइए, आपको यकीन दिलाया सभी ने, बीजेपी के कदावर नेताओं ने, जम्मू कश्मीर के जो बीजेपी के कदावर नेता, कि हमारी दिल्ली से बात हो गई है, किसी की जमीन नहीं जाएगी, किसी की नौकरी नहीं जाएगी। जब चली गई तो खामोश हो गए। डोमिसाइल बनाने लगे। मैंने कहा कोई फायदा ही नहीं है डोमिसाइल, क्यों बनवा रहे हो लोगों का? PRC को ही डोमिसाइल, नहीं ये बनवाना ये जरूरी है। लोगों को लाइनें लगवा के की, बाद में कहा इस डोमिसाइल की जरूरत ही नहीं। अब तो डोमिसाइल कहां है? उत्तरांचल की एक बच्ची हमारी आज DDC के लिए खड़ी हुई है मोगला में, वहां पे आगे यही होगा, तो ये चलेगा, ये सिलसिला शुरू हो गया। आज मोगला कॉन्स्टिट्यूएंसी DDC की, आज ही अखबार में मैंने पढ़ा, वहां पे हमारी उत्तरांचल की बच्ची जो है वो खड़ी हुई। बड़ी अच्छी बात है, मुबारक है, मुबारक है। लेकिन हम कुछ नहीं कह रहे।
हम भारत का हिस्सा है, कोई भी आके यहाँ खड़ा हो सकता है, ऐसी कोई बात। कल बिहार का भी यहाँ एमएलए बन सकता है, यूपी का भी बन सकता है, पंजाब, इसमें कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ का रहने वाला, उसका क्या कसूर है? उसको तो कोई प्रोटेक्शन दो। क्या जम्मू कश्मीर का जो वासी है, जो निवासी है, जो भारत का नागरिक है, उसको अगर प्रोटेक्शन मिलती है तो उसमें क्या एतराज है? हिमाचल वाले को प्रोटेक्शन, हरियाणा वाला कहता है 75% जो नौकरी है वो रहेंगी हरियाणा में ही, तो उसमें क्या हर्ज है अगर जम्मू कश्मीर को? इसमें कोई एंटी नेशनल बात नहीं है। अपने हक के लिए हर, ये फेडरल स्ट्रक्चर है, इसमें हर आदमी अपने, हाँ कोई आदमी नेशन के खिलाफ बात करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, कोई लिहाज ना करिए। एंटी नेशनलिज्म नहीं चलेगा, एंटी टेररिज्म नहीं चलेगा। लेकिन जब भी कोई बात कर, 4G मुझे बताइए उसमें क्या है? उसमें टेररिस्ट होने का क्या मकसद है? वो लड़के जो नौजवान जिन्होंने 4G पे बात की वो टेररिस्ट है? क्या बात? सर गांधरबल में भी 4G दिया, उधमपुर में भी दिया। मैं कहता हूं जी, दिया या नहीं दिया वो बात की बात है। लेकिन किसी ने कहा, वो जम्मू में किसी ने वो लिख दिया जी 4G क्यों नहीं देते हो, ये नहीं, वो कहा ये इज अ टेररिस्ट। क्या हो गया? जो 4G मांगेगा वो टेररिस्ट हो गया? मतलब इसका मतलब क्या कहना है? बोलिए क्या कहना, उनको पूछिए क्या कहना है टू बी नॉट टू बी अ टेररिस्ट। नहीं, सब मेरी बात सुनो। क्या नाम है आपका? आकिब सर। आकिब साहब, मेरी बात सुनिए, छोड़ो बाकी बात। एक चार्टर बना लो, बीजेपी को एक चार्टर बना दो डूज एंड डोंट्स का। बिल्कुल। ये डूज करोगे तो आप नेशनलिस्ट, और ये करोगे तो आप एंटी नेशनल। बता दो, आप डूज बना दो कि भाई ये चार्टर है, जो सिटीजन इस चार्टर के मुताबिक बात करेगा वो नेशनलिस्ट, जो इससे बात करेगा वो एंटी नेशनल। बात खत्म। तो आपने सुना इस समय किस तरीके से हमारे साथ देवेंद्र रैना जी बात कर रहे थे, राणा जी बात कर रहे थे, जिनकी आवाज भी दमदार लग रही थी और सीधे सीधे बात कही कि जो 4G मांगेगा क्या वो टेररिस्ट है। और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, पहले स्टेट थी, अब यूनियन टेरिटरी बनाई गई, तो सीधे सीधे जो आपने सुना, इन्हीं की ज़बानी सुना किस तरीके के, किस प्रकार से इन्होंने एक छवि जो है सामने रखी, वो आपने देख ली। Now it's a time to decide whether what you want. You want a good or you want a bad. तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आकिब आफ्ताब के साथ आप देखते रहिए बहु एक्सप्रेस।